हेलो हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और या स्पेस टेक्नोलॉजी के से क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे कि पिछले विगत 1 वर्षों में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुई है, जहां से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो बारी बारी से आज उस टॉपिक को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। एक रोवर है जिसका नाम है परसेवियरेंस। रोवर का नाम है परसेवियरेंस। यह परसेवियरेंस रोवर जो है, यह बेसिकली मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए, मंगल ग्रह पे जीवन की खोज के लिए किसके द्वारा, नासा के द्वारा भेजा गया एक रोवर है। ठीक है, और इसको भेजा गया है कब, फरवरी 2021 में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पे सीधे सीधे प्रश्न ये बन सकते हैं कि जो रोवर है जिसका नाम परसेवेरेंस है, वह किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है। तो इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि भाई जापान की एजेंसी के द्वारा भेजा गया है, या ये बन सकता है कि अमेरिका की एजेंसी के द्वारा भेजा गया है जिसका नाम नासा है, या फिर इंडियन एजेंसी के द्वारा भेजा गया है। तो इस तरह से इस पे सीधे सीधे ये भी प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा जो इस पे प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि यह जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, उसके द्वारा कौन सा रोवर भेजा गया है, किसके लिए, मंगल ग्रह पे जीवन की खोज के लिए। तो हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, क्या प्रश्न बन सकता है और कैसे बन सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रोवर परसेवेरेंस मंगल ग्रह पे जीवन की खोज के लिए नासा ग्रह के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, और यह जो रोवर है वह बेसिकली कई चीज़ों से, यह एक तरह के गाड़ी की तरह होता है, 4 पहिया 8 पहिया गाड़ी की तरह होता है, जो कहीं मूव कर सकता है। इसमें पहिए लगे होते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ खास टेक्नोलॉजी जोड़ी जाती है ताकि वो वहाँ पे जीवन चीज़ों को सर्च करने के लिए काम आ सके। जैसे अत्याधुनिक कैमरे इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, जो कि फ़ोटो खींच कर हमें भेज सके ताकि हम वहाँ के जगह के चित्र को देख सके। दूसरा, इसमें लेजर लगा रहता है। ठीक है, तीसरा, इसमें रोबोटिक आर्म भी है। ठीक है, आर्म भी है जो कई बार यह इस चीज़ में काम आता है कि वहाँ के जो ज़मीन से धातु या वहाँ के जो पदार्थ है उसको खुरचने या कलेक्ट करने में यह रोबोट आर्म काम आता है। तो इस तरीके से जो ये अलग अलग, जैसे कैमरे हैं ये फ़ोटो खींचने का काम आता है। लेजर से क्या होता है, कई बार कई प्रकार के रसायनों की जांच करके वहाँ पता लगाया जा सकता है और वो उसकी रिपोर्ट हमें पृथ्वी पर भेजता है। तो इस तरीके से हम वहाँ बहुत सारे नमूने या पानी की खोज करके यह पता कर पाते हैं कि क्या वाकई में वहाँ जीवन था, या जीवाश्म वगैरह की खोज करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि जो जीवन था वो वहाँ पानी का था कि नहीं था। क्योंकि पानी हमेशा यह दिखाता है या प्रमाणित करता है कि वहाँ जीवन के प्रमाण रहे थे या रहे होंगे या हो सकता है, जो अभी तक हम खोज नहीं पाए। ठीक है, तो यह जो परसिवेरेंस रोवर है वो बेसिकली मंगल ग्रह पे नासा के द्वारा भेजा गया है और इसका जो उद्देश्य है वहाँ जीवन की खोज करना है। ठीक है, इसी परसिवेरेंस रोवर के साथ एक छोटा सा ड्रोन हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। ठीक है, और उस ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूइटी। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर बेसिकली वहाँ छोटे से एरिया में उड़ान भर के वहाँ के चीज़ों का अवलोकन करेगा। तो इस तरीके से क्या है, परसिवेरेंस से ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशना ही इस रोवर का उद्देश्य है। ठीक है, रोबोटिक स्टिक के थ्रू वहाँ मौजूद जितने भी चट्टान होंगे, ठीक है, उसके कुछ सैंपल पृथ्वी पर भेजेगा जिससे वैज्ञानिकों को मदद मिल पाएगा। तो
यह जो पहला टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे सवाल जो भी पूछे जा सकते हैं, एक तो इसका नाम पूछा जा सकता है, दूसरा इसके साथ जो ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजा गया है इंजेन्यूटी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाके इस प्रश्न को देखा जाए तो इसीलिए इसको जब भी हम देखेंगे इसी तरीके से देखेंगे ताकि हमें ये सब सारी चीज़ें पता चल जाए। इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम जान लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि अमेरिकी इस मंगल मिशन में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का भी दबदबा रहा है। ठीक है, परसिवियरेंस को मंगल की सतह पर उतारने में भारतीय मूल की एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्वाति मोहन। स्वाति मोहन यह भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उन्होंने खास तौर से रोवर के नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। रोवर के नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमें ये तीन चार पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखना होगा। ठीक है, इसी से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए इस तरह की गलती नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो यह है, एक स्पेस एजेंसी है नासा की, अमेरिका की, जो निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम ही स्पेस एक्स है। ठीक है, इसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स यह एक निजी कंपनी है। ठीक है, एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है और इसने एक रिकॉर्ड अभी बनाया है कि इसने लगभग 143 उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, इससे पहले जो यह रिकॉर्ड था वो इंडिया के नाम था और इंडिया ने 104 उपग्रहों को 2017 में एक साथ स्थापित किया था अंतरिक्ष में, लेकिन इस रिकॉर्ड को इस स्पेस एक्स एजेंसी जो निजी एजेंसी है उसने तोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है, चूँकि नया कीर्तिमान बना है तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि कौन सी एजेंसी है अमेरिका की जिसने यह रिकॉर्ड कायम किया है, या उस एजेंसी का नाम क्या है जो प्राइवेट है, निजी सेक्टर की एजेंसी है और जिसने एक साथ 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, अब इस स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह स्पेस एजेंसी जो है यह बहुत बड़े अरबपति कारोबारी, जिसका नाम आप लोग आजकल चर्चा में है और बहुत सुन रहे होंगे, इनके नाम की चर्चा मैंने पिछले जीएस के क्लास में की भी थी। ठीक है, कि इनका नाम है एलन मस्क। यह एलन मस्क की कंपनी है और यह कंपनी क्या करती है, उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए $10 लाख लेती है और यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। यह एक रॉकेट है फाल्कन 9। क्या? फाल्कन 9। इसी रॉकेट के माध्यम से 143 ग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने इसरो का जो 2017 का एक मिशन था जो PSLV के द्वारा किया गया था, जिससे 104 ग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, उसके रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। और यह निजी कंपनी स्पेस एक्स है जिसने 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। और वह किस रॉकेट के थ्रू किया है? यह रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा किया। तो इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। ये की फैक्ट है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, भूलना किसी भी हालत में नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है वो एक क्षुद्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। एक क्षुद्र ग्रह से जुड़ा हुआ
टॉपिक है। ठीक है, सॉरी, एक क्षुद्र ग्रह से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यह क्षुद्र ग्रह जिसका नाम रियुगु है। क्या नाम है? रियुगु। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का क्षुद्र ग्रह है, जिसको क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। यह क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए जापान की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम जाक्सा है, और यूरोप की स्पेस एजेंसी ने मिलके एक मिशन इस पर भेजा था। ठीक है, खासतौर से जापान की स्पेस एजेंसी का ही इसमें मुख्य भूमिका है। उस स्पेस मिशन का जो नाम था, ठीक है, अंतरिक्ष यान का जो नाम था, उसका नाम था हायाबुसा 2। यह बेसिकली वहाँ से मिट्टी के नमूने लाने के लिए इसको दिसंबर 2014 में, ठीक है, सॉरी, दिसंबर 2014 में इसको भेजा गया था, और यह अपना काम पूरा करके 5 दिसंबर 2020 को वापस आ गया है। ठीक है, तो इस पे जो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है वह यह बन सकता है कि कौन सा स्पेस एजेंसी, किस देश की स्पेस एजेंसी जो है वह एक क्षुद्र ग्रह के लिए या क्षुद्र ग्रह से मिट्टी के नमूने लाने के लिए अपना एक मिशन भेजा था। ठीक है, तो यह हो जाएगा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा। ठीक है, दूसरा, उस मिशन अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम था हायाबुसा 2। ठीक है, यह मिशन कब भेजा गया था? दिसंबर 2014 में भेजा गया था, और यह वापस कब आया है अपना मिशन पूरा करके? 5 दिसंबर 2020 को आया है। तो एक चीज़ तो ये भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा मिशन है, कई सारे मिशन का अंतरिक्ष यान का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा अंतरिक्ष यान है जो एक क्षुद्र ग्रह पे गया था, तो वो है हायाबुसा 2। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? रियुगु। यह पृथ्वी के निकट का क्षुद्र ग्रह है, और इसीलिए इसके लिए स्पेस एजेंसी के द्वारा, जापानी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, तो इस पे जो सवाल बन सकता था वो यही 3-4 पॉइंट से बन सकता था, जिस पे हमने ध्यान दिया। अब एक और अगला टॉपिक है, यह टॉपिक नासा का एक मिशन है। यह मिशन का नाम है आर्टेमिस। इस मिशन का जो उद्देश्य है आर्टेमिस, इस मिशन का जो उद्देश्य है वह यह है कि चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है 2024 तक। कहाँ पे? चंद्रमा पे, मून पे अंतरिक्ष यात्रियों को 2024 तक भेजना है। इससे पहले भी अमेरिका ने 1969 में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था चंद्रमा पे। अभी मैं उसका चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बाद लगभग 5 दशक के बाद दोबारा से इस मिशन को प्लान किया जा रहा है, जिसका नाम है आर्टेमिस, और यह मिशन 2024 में इसको भेजना है। ठीक है, अब अगला जो बात है इससे जुड़ा हुआ, नासा ने लगभग 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है इसके लिए। कितने? 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें एक इंडियन भी है। ठीक है, उस इंडियन का नाम है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, उनका नाम है राजाचारी। ठीक है, इनको ये भी याद रखना है, यह इंडियन मूल का जो भारतीय मूल का जो अमेरिकी नागरिक है राजाचारी, इनको भी उस 18 यात्रियों में, अंतरिक्ष यात्रियों में चयन किया गया है नासा के द्वारा। इन्हीं लोगों में से भेजा जाएगा। इसमें एक महिला भी अवश्य रूप से भेजी जाएगी। तो इस मिशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है।
ठीक है। अब इसके कई चरण होंगे, आर्टेमिस मिशन के कई चरण होंगे। एक 2021 में जो चरण होगा वो आर्टेमिस 1 के नाम से जाना जाएगा, आर्टेमिस 1 के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले खाली अंतरिक्ष यान को, केवल अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। फिर आर्टेमिस 2 में जो होगा, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा, ऑर्बिट में भेजा जाएगा, चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा, उसके चंद्रमा पर उतारा नहीं जाएगा। लेकिन जब आर्टेमिस 3 को चंद्रमा की कक्षा में उतारा जाएगा यात्रियों के साथ, ठीक है। तो यह 3 चरण में इसको धीरे धीरे सफल बनाया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप इस मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण में क्या है, केवल अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आर्टेमिस 2 को, ठीक है, चंद्रमा के कक्षा में भेजा जाएगा। और आर्टेमिस 3 में के तहत अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा के सतह पर कदम रखेंगे, ठीक है। तो हमें यह याद जरूर रखना कि आर्टेमिस 3 जो होगा यही चंद्रमा के सतह पे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उतरेगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जो होंगे वो ओरियन नाम के एक कैप्सूल में, जो अति शक्तिशाली रॉकेट, ओरियन नाम के एक कैप्सूल में चंद्रमा के सतह पे उतरेंगे। किस रॉकेट के द्वारा, SLS रॉकेट के द्वारा, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा, SLS रॉकेट के द्वारा, ठीक है। तो हमें यही 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि यह मिशन कब पूरा किया जाएगा, 2024 में। ये किसका मिशन है, नासा का मिशन है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, ये 3 चरण में होगा। इसमें 18 यात्रियों का चयन किया गया है, जिसमें राजाचारी नाम के एक भारतीय मूल के यात्री का भी चयन किया गया है, जो अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो हमें यह सारी चीज़ें याद रखनी है। इससे जुड़ा हुआ एक पुराना फैक्ट जो जीके का पार्ट है वो भी जान लेते हैं यहीं पे, ताकि अगर भूल भी गए होंगे तो हमें याद आ जाएगा। यह क्या है, 1972 के पश्चात फिर यह पहला ऐसा अवसर होगा जब किसी मानव को चंद्रमा के सतह पे उतरने का मौका मिलेगा इस मिशन के द्वारा, ठीक है। चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यात्री था, जिसके बारे में हम लोग कई बार जीके में पढ़े होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके साथ जाने वाला दूसरा यात्री कौन था, एडविन एल्ड्रिन। इनका पूरा नाम एडविन बूज एल्ड्रिन था, लेकिन हम यहीं देखते हैं एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है। ये लोग किसके थ्रू गए थे, ये नासा का एक मिशन था, अपोलो एक मिशन था। इसी मिशन के माध्यम से वो लोग वहाँ गए थे। अपोलो का 11वां मिशन था ये, ठीक है। और इसी मिशन के माध्यम से वो लोग 1969 में चंद्रमा पे उतरे थे, ठीक है। और इसी अपोलो के द्वारा के बाद भी एक और अपोलो 17 भी 1972 में गया था, ठीक है। तो इस तरह से 2 मिशन अमेरिका ने पहले भी पूरे किए हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के सतह पर उतारा था, ठीक है। अब यह लगभग 5 दशक बाद 2024 में फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के सतह पर उतार रहा है, ठीक है। और उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। ये हमें जरूर याद रखना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, रूस ने एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया है। रूस ने एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया है। उस रॉकेट का नाम क्या है, ये जान लेते हैं। उस रॉकेट का नाम है अंगारा A5। अंगारा A5, ये हमें याद रखना, ठीक है। इस पे सवाल सीधे सीधे ये बन सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किस देश ने किया, तो रसिया ने। उसका नाम क्या है, तो अंगारा A5, ठीक है। इसका परीक्षण दिसंबर 2020 में किया गया है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये रॉकेट का नाम और किस देश ने किया ये जरूर याद रखना है, ठीक है।
इसका परीक्षण कैसे किया गया? एक डमी पेलोड जो बहुत ही भारी वेट का था, ठीक है, लगभग 24 दशमलव डमी पेलोड, मतलब एक नकली पेलोड बनाया गया जो लगभग 24.5 टन का था। और इस 5 टन के पेलोड को इस रॉकेट के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी के से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर इसके निचली कक्षा में पहुंचाया गया या स्थापित किया गया इस रॉकेट के द्वारा। इसका जो परीक्षण किया गया इसके माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से यह पूरी तरह से सफल रहा है, इसीलिए यह अभी चर्चा में। इसका पहली बार परीक्षण नहीं हुआ, इसका परीक्षण एक पहला परीक्षण, यह दूसरा परीक्षण था। इसका पहला परीक्षण 2014 में हो चुका है, लेकिन जो पहला परीक्षण हुआ था उसमें यह डमी पेलोड जो था वो इतना वेट का नहीं था, 24.5 टन का नहीं था, वो काफ़ी कम वेट का था। लेकिन इस बार काफ़ी हेवी पेलोड को इसके कक्षा में, पृथ्वी के सबसे निचले कक्षा में स्थापित करके देखा गया, ठीक है, और यह पूरी तरह से सफल रहा। तो इस तरीके से रूस पहला ऐसा देश हो गया है जो बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम अंगारा A5 है, जो सबसे शक्तिशाली है दुनिया में, वो उसका परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये हमें ज़रूर याद रखना है। और राष्ट्रपति पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो अंगारा A5 आपको पता चल गया। अब है चीन का एक मिशन है जो चंद्रमा पे भेजा गया था, ठीक है, उसका नाम है चांग ई मिशन। चांग ई मिशन किसका मिशन है? चीन का मिशन है। कहाँ के लिए मिशन था? चंद्रमा के लिए भेजा गया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका यह उद्देश्य था कि वहाँ से मिट्टी और चट्टानों का नमूना धरती पे लेकर ये आएगा। और यह जो मिशन है वो नवंबर के महीने में 23 नवंबर को 2020 को इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। और यह 16 दिसंबर को 2020 को यह अपना काम पूरा करके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। तो इस पे जो सवाल पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि चांग ई मिशन, ठीक है, चांग ई 5 मिशन जो है, यह मिशन किस देश से जुड़ा हुआ? तो ये चीन से। चीन का किस तरह का यह मिशन है? तो ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ मिशन है, और चंद्रमा से मिट्टी और ये अंतरिक्ष यात्री रहित मिशन है। ये इस पर सीधे सीधे फंसाने के लिए सवाल भी 3-4 लाइन का पूछ देगा कि चांग ई मिशन चीन का मिशन है पहला, दूसरा यह दिसंबर 2020 में सफल रहा, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों वाला मिशन था। नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों वाला मिशन नहीं था, यह अंतरिक्ष यात्री रहित मिशन था, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है कि यह कहाँ का मिशन है। इस पे जो सवाल पूछा जाएगा वो सीधे सीधे यही पूछा जाएगा। तो हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ भूलना नहीं है। समझ में आ गया? एक चीज़ और हमको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ याद रखना है कि ये जो चीन है, ये ऐसा तीसरा देश, थर्ड देश बन गया है, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह से चंद्रमा के नमूने को अपने यहाँ लेकर आया है। इससे पहले जो 2 देश थे, एक था अमेरिका, ठीक है, और दूसरा था रूस। तीसरा चीन हो गया है जो चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने अपने यहाँ लेकर आया है, ठीक है। तो इस पे ये भी सवाल बन सकता है कि वो कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने वाला मिशन, अंतरिक्ष मिशन में सफल रहे हैं। तो वो 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अभी चूँकि चीन ने अभी हाल फिलहाल में इस काम को पूरा किया है, इसीलिए चर्चा में है, तो सवाल इस पर जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया ही कि 1969 में अमेरिका का जो अपोलो 11 मिशन था, ठीक है, उसने इस काम को पूरा किया था अमेरिका के लिए। और सोवियत रूस का एक मिशन था
रसिया का एक मिशन था लूना 16, चंद्रमा से मून से जुड़ा हुआ मिशन था, जो कब 1972 में इस मिशन को रसिया ने पूरा किया था। इसने भी चंद्रमा के सतह से चट्टानों के नमूने रसिया लाए थे। ठीक है, तो हमें ये बातें याद रखनी है, इस पे यही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक और अगला टॉपिक है जिसमें जो मिशन है वह मिशन बुध से जुड़ा हुआ है। बुध एक ग्रह है जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, बुध एक ग्रह है जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है कौन? बुध। ठीक है, इस बुध के लिए एक संयुक्त स्पेस एयरक्राफ्ट, संयुक्त स्पेस क्राफ्ट किन दो देशों के द्वारा भेजा गया? यूरोप और जापान के द्वारा। यूरोप और जापान के द्वारा एक संयुक्त स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है। ठीक है, और उसका नाम है बेपी कोलंबो। उसका नाम क्या है? बेपी कोलंबो। उसका नाम है बेपी कोलंबो। इस अंतरिक्ष यान का नाम है बेपी कोलंबो। अभी यह चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यह बुध के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है शुक्र, उससे उसके पास से होके गुजरा है, इसीलिए यह चर्चा में। यह 15 अक्टूबर 2020 के करीब यह शुक्र के पास से गुजरा है, इसीलिए यह चर्चा में था। यह उपग्रह जो है, यह स्पेस यान जो है, यह किसके किसके द्वारा भेजा गया है? यह यूरोप और जापान के संयुक्त प्रयास से इसको भेजा गया। ठीक है, बेपी कोलंबो जो है वो मरकरी प्लेनेट के अध्ययन के लिए भेजा गया है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, यह संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है। यह कब तक जो है बुध के पास के कक्षा में पहुंचेगा? यह दिसंबर 2025 तक बुध के कक्षा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मरकरी के अध्ययन के लिए, बुध ग्रह के अध्ययन के लिए इस स्पेस एजेंसी को, ये स्पेस यान को, जिसका नाम है, क्या नाम है? बेपी कोलंबो। ठीक है, बेपी कोलंबो को भेजा गया है। तो सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि बेपी कोलंबो जो स्पेस यान है वो किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस ग्रह के मिशन से जुड़ा हुआ है? तो वह सीधे सीधे ये हो जाएगा कि यह बुध ग्रह के मिशन से जुड़ा। यह किसका अब मिशन है? तो यह जापान और यूरोप के एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि यह शुक्र ग्रह जो बुध के नज़दीक का ग्रह है उसके पास से होकर गुजरा था। ठीक है, तो हमें जो भी सवाल इस पर पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। अब अगला है नासा। नासा हम जानते हैं कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने एक पहल की है। ठीक है, इसने एक पहल की है नासा ने, किसके साथ? नोकिया के साथ। नोकिया हम जानते हैं, ठीक है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। क्या पहल की है? नासा और नोकिया मिलकर चंद्रमा पर पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेंगे। ये दोनों मिलके चंद्रमा पर, कहाँ पे? मून पे पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेंगे। यह प्रश्न सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी कंपनी है जो चंद्रमा पे 4G, पहला 4G स्थापित करेगी? तो वो है नोकिया। किसके साथ मिलके? नासा के साथ। ठीक है, तो हमें इसको याद जरूर रखना है। अब एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी साथ में जान लेते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रखना आसान हो जाए।
हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि नासा का एक चंद्रमा का मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था यह अंतरिक्ष यात्रियों वाला मिशन है, ठीक है, जिसमें बताया था कि 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया जिसमें राजाचारी भी हैं, ठीक है। यह उसी अंतरिक्ष मिशन के लिए से पूर्व की तैयारी है, ठीक है। यह तैयारी से फायदा क्या होगा? इस नेटवर्क का चंद्रमा के मिशन से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा पर 4G जैसा नेटवर्क का पहल रखने के कारण इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि यह कमांड कार्यों को नियंत्रित करने में मदद देगा, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा पर जो रोवर होगा उसके संचालन में भी मदद देगा, ठीक है। वहाँ वास्तविक नेविगेशन का भी प्रयोग हम 4G नेटवर्क के माध्यम से कर पाएंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ यह हाई डेफिनेशन जो वीडियोज हैं उसके स्ट्रीमिंग में भी मदद करेगा। तो यह जो आर्टेमिस मिशन है नासा का, उसी के लिए यह पहल की गई है। इस पहल का 4G नेटवर्क का वहाँ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वहाँ जो भी कमांड कार्य होंगे वो नियंत्रित किए जा सकेंगे 4G नेटवर्क के द्वारा। दूसरा, चंद्र रोवर जैसे रोवर को संचालित किया जा सकेगा, वास्तविक नेविगेशन का उपयोग किया जा सकेगा और हाई डेफिनेशन वीडियो को स्ट्रीम किया जा सकेगा। इसीलिए नासा ने नोकिया के साथ चंद्रमा पे 4G स्थापित करने का पहल किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि नासा ने यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने क्या किया है? भारतीय मूल की एक दिवंगत अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम बहुत ही फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, कल्पना चावला। यह भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, के नाम से एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान, वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान जो है उसको लॉन्च किया है और इन्हीं के कल्पना चावला के नाम से ही इसको किया गया है, जिसका नाम है SS कल्पना चावला। इस अंतरिक्ष यान का नाम है SS कल्पना चावला। SS कल्पना चावला नाम का एक वाणिज्यिक कार्गो को लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। और यह पहले ही अपने यात्रा में 4 टन कार्गो को 4 टन कार्गो को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा है, ठीक है। तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है। तो इससे जुड़ा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हमने कई सारे टॉपिक देखे और यह टॉपिक सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कई किताबों से, कई जगह से कलेक्ट करके इसको बनाया गया है। तो आपको यह ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो इससे आने की संभावना मैक्सिमम है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे जगह का नाम देख लेते हैं जो पिछले 6 महीना साल भर के बीच में चर्चा में था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्थलों के नाम जो चर्चा में थे उससे जुड़े हुए हम देख लेते हैं। एक है जिसका नाम है खोनोम। खोनोम जो है, ठीक है, यह नागालैंड में है, नागालैंड में है, सॉरी नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यह किस लिए फेमस रहा? यह जो खोनोम है यह एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित हुआ है। ग्रीन
विलेज, एशिया का पहला, ठीक है, पहला ग्रीन विलेज घोषित हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में रहा। ठीक है, आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है। खोनोम जो जगह है कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर का एक गांव है, जो एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित हुआ है। हमको यह याद रखना है। ठीक है, खोनोम गांव जो है अपने हरे भरे जंगलों के लिए और पारंपरिक तकनीकी से खेती के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। गांव का, हरित गांव का यह मॉडल बन चुका है और गांव में जो सतत विकास है, विकास का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। सतत विकास का जो सिद्धांत है उसको पूरा करता है। हम जानते हैं सतत विकास का सिद्धांत क्या है, कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि अपनी पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, दोनों के लिए संरक्षित हो, खासतौर से पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, और जो वैसे ऊर्जा के स्रोत जो खत्म हो सकते उसका भी इस तर्कसंगत तरीके से प्रयोग किया जाए कि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो खनोम के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, और एक चीज़ खनोम के बारे में और जान लीजिए कि यह यहाँ जो वनों की कटाई है वो 90 के दशक से ही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वनों की कटाई, शिकार जैसी क्रियाएं यहाँ पूरी तरह से 90 के दशक से ही प्रतिबंधित है। ठीक है, इसीलिए यह गांव जो है एक मॉडल गांव, ग्रीन विलेज का एक मॉडल गांव बन चुका है। क्यों? क्योंकि यह सतत विकास के सिद्धांत को भी पूरा करता है और इस सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारे पहल बहुत पहले से शुरू कर दिए थे, जैसे वन की कटाई, शिकार करना, ये 90 के दशक से ही उस गांव में बंद था। ठीक है, तो खनोम के बारे में हम लोग जान गए। अब दूसरा जो जगह है वह है मांडू। और मांडू कहाँ है? मांडू जो है यह एमपी में है। ठीक है, मांडू जो है यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह किस लिए फेमस है? यह डायनो एडवेंचरस पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम के लिए फेमस है। डायनो एडवेंचरस पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम के लिए अभी वर्तमान में चर्चा में है। ठीक है, वहाँ के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री है उषा ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन फरवरी 2021 में किया है। फरवरी 2021 में किया है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि मांडू जो जगह है वो एमपी में है और यह किस लिए चर्चा में है? डायनो एडवेंचरस पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन अभी हाल ही में फरवरी 2021 में यहाँ किया गया है। यह डायनासोर एडवेंचरस पार्क जो है देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, इसीलिए यह चर्चा में। इस पार्क में डायनासोर के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी के साथ ही पार्क में डायनासोर के रखे हुए, ठीक है, 24 अंडे किसके? डायनासोर के रखे हुए हैं। ठीक है, और फॉसिल्स, तो हमें यह जो जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि डायनासोर्स एडवेंचरस पार्क जो है ये डायनासोर से जुड़ी हुई जानकारी देगा, उनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी देगा और यहाँ पे डायनासोर के 24 अंडे यहाँ रखे गए हैं जिसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में है मांडू। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जो कई बार पेपर में पूछ दिए जाते हैं और याद नहीं रहने पे सीधे क्वेश्चन का नुकसान होता है। और हम जानते हैं कि जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन्स है, एक पोस्ट के लिए कितने लाख लोग, कितने हज़ार लोग बैठ रहे हैं। तो हमें इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, चीज़ों को याद रखना। ठीक है, अब है अगला जगह लेह, यह भी चर्चा में। ठीक है, लद्दाख के लेह में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दिसंबर 2020 में, दिसंबर
2020 में किसने? हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर देश के सर्वोच्च सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र को स्थापित किया है। ठीक है, किसने? दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? स्थानीय मौसम का पूर्व अनुमान आसानी से लगाया जा सकेगा, जिससे मौसम संबंधी जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, उसको मजबूत किया जा सकता है। तो हम ये भी जानते हैं कि लेह जो है चरम स्थित पर्यावरण या चरम मौसम वाला जगह है। ठीक है, वहाँ चरम ठंड पड़ती है और बहुत सारे यहाँ चरम मौसम की जानकारी यहाँ प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए इस मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना यहाँ दिसंबर 2020 में की गई। हिमालय क्षेत्र में यह पहला विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र नहीं है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है, मौसम विज्ञान केंद्र बनाया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी एक मौसम विज्ञान केंद्र है, यानी यह हिमालयी क्षेत्र का दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है जो लेह यानी लद्दाख के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो हमें यह याद रखना है कि लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना दिसंबर 2020 में हुई। अब आते हैं देहरादून। देहरादून जो है यह बेसिकली किस लिए फेमस हुआ है? यहाँ एक विज्ञान सिटी या साइंस सिटी की स्थापना की गई है। विज्ञान सिटी या साइंस सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, और यह फरवरी 2001 में केंद्र सरकार और उत्तराखंड के सरकार के बीच एक समझौता हुआ है कि यहाँ फरवरी में 2021 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो उत्तराखंड सरकार है, उसके बीच एक समझौता हुआ है कि यहाँ एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और यह जो परियोजना है वह लगभग 131 करोड़ की परियोजना है। तो बस यही याद रखना है कि एक नया विज्ञान सिटी भारत के किस शहर में स्थापित करने की योजना केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के बीच हुई है, तो वो है देहरादून। यहाँ विज्ञान सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो उसका नाम है हरिपुरा। यह जगह कहाँ पे है और यह इतिहास में भी फेमस है। यह जगह हरिपुरा जो है यह गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ है? यह बेसिकली गुजरात में है। ठीक है, यह जो हरिपुरा जगह है वो अभी फेमस है। क्यों? जब मैं एक चीज़ पढ़ा रहा था कमिटी, तो उस समय बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के जयंती को लेकर एक कमिटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है। और इनकी जयंती को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मैंने उसी दिन बता दिया था। इनकी जयंती, नेताजी की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब पड़ती है? चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पड़ती है। ये हमें पता है, 23 जनवरी को पड़ती है। ठीक है, तो हमें इस हरिपुरा जो शहर है, जो जगह है, यहाँ यह इतिहास में इसलिए फेमस है कि 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसीलिए यह हरिपुरा जो है यह इतिहास में भी फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यह जो जगह है
यहाँ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, और उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह जो जगह है यह चर्चा में है। और यह जगह कहाँ पे है? सूरत में। ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में यह जगह है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और उनकी जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो हमें इसको जरूर याद रखना है। हरिपुरा ऐसे भी इतिहास के प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक, इन दोनों चीज़ों को हमने देख लिया कि इतिहास में क्यों फेमस है और अभी वर्तमान में क्यों फेमस है। ठीक है, ये पहले भी फेमस रहा है। जैसे 2009 में हरिपुरा से ही ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी। 2009 में ही हरिपुरा से ही ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस पहल ने गुजरात के आईटी बुनियादी ढांचे में एक क्रांति ला दी थी, जिससे राज्य के सुदूरवर्ती भागों में गरीब लोग भी इस प्रौद्योगिकी का, इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा पाए थे। तो इसीलिए यह लगातार चर्चा में रहता है। एक तो 2009 ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना के लिए की शुरुआत यहीं से की गई थी, और इससे क्या हुआ, गुजरात के आईटी सेक्टर में, खासतौर से गांवों के क्षेत्र में इसका बहुत फ़ायदा पहुंचा था। ठीक है, तो यह क्यों चर्चा में था ये हम जान गए। अब आता है अगला जगह जिसका नाम है भिंड। क्या नाम है? भिंड। ये कहाँ पे है? यह एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड, और एमपी के उत्तरी पार्ट में। ठीक है, फरवरी 2021 में एक यहाँ अनूठा संग्रहालय के स्थापना का निर्णय लिया गया है। अनूठा म्यूजियम का की स्थापना का एक निर्णय लिया गया। इस संग्रहालय की स्थापना का जो उद्देश्य है वो यह है कि यहाँ डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, डाकुओं के द्वारा किए जाने, ये चंबल का इलाका था, यहाँ डाकू बहुत, चंबल के इलाके का यह भिंड, मुरैना, ये सब चंबल वाला इलाका है जहाँ डाकू बड़ी संख्या में पाए जाते थे। इनके अपराधों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पुलिस द्वारा बलिदान दिए गए। इन्हीं बलिदानों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एक अनूठा संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस संग्रहालय में जो दुर्दांत डाकू थे उससे संबंधित अगर कोई सामान है तो उन वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यह भिंड जो है यह एमपी का उत्तरी पार्ट है और ये चंबल का इलाका है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है। अगला जो जगह है वह है तिरुवनंतपुरम। यह तिरुवनंतपुरम किस लिए चर्चा में है ये भी हम जान लेते हैं। तिरुवनंतपुरम, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार के भी किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमको इसको जरूर से जान लेना है। ऐसे ही प्रश्न कई बार छोटे छोटे टॉपिक से भी पूछे जाते हैं पीसीएस में, तो हमें इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक को भी हम लोग जानबूझ के कवर कर रहे हैं ताकि आपसे कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जगह है कोटर। क्या नाम है? कोटर। इस कोटर जगह पे, तिरुवनंतपुरम के कोटर के निकट एक हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इस हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जाएगा। चिकित्सा केंद्र, वो भी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह चर्चा में। तो प्रश्न सीधे सीधे यही पूछा गया था
कि भारत के किस राज्य में या कौन से स्थान पे हाथी पुनर्वास केंद्र में विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो यह जगह है तिरुवनंतपुरम का कोटर जगह। ठीक है, कोटर के निकट या केरल राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? पुनर्वास के लिए जो भी हाथी यहाँ आएंगे वो उनको जंगल की तरह प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यह लगभग 176 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, हमें यह सारी चीज़ें याद रखनी है कि तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम के निकट कोटर में एक हाथी पुनर्वास केंद्र, जो हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुनर्वास के लिए जो भी यहाँ हाथी आएगा उनको प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, जंगल की तरह का प्राकृतिक माहौल। ठीक है, और यह लगभग 176 हेक्टेयर का होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अगला जो जगह है वो है मंडी। मंडी अभी है क्या ये जान लें। मंडी एक जिला है हिमाचल प्रदेश का। इसका हिमाचल प्रदेश का, एचपी का, हिमाचल प्रदेश का यह एक जिला है। यह अभी चर्चा में है। क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए घोषित देश के 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश का यह जो मंडी जिला है वह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इस योजना के लिए, पीएम ग्राम सड़क योजना में यह जो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। ठीक है, और इसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा अधिक या सबसे ज़्यादा लंबाई का सड़क का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया है, इसीलिए यह क्या है, शीर्ष पे रहा है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मंडी, हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आपको याद रखना, भूलना नहीं है। गलती एक बार हो जाएगी, एक प्रश्न का नुकसान हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को भी आपको लगातार याद रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगला जगह है स्वात। ठीक है, यह स्वात जो है इंडिया में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। इंडिया में नहीं है स्वात, बल्कि पाकिस्तान में। स्वात की घाटी बहुत फेमस है, बहुत सुंदर भी है प्राकृतिक रूप से। यह अभी चर्चा में है। स्वात जिला जो है यह पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भाग है, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जिला है स्वात जिला। ठीक है, इसी स्वात जिला में एक जगह है जिसका नाम है बारीकोट घुंडई। बारीकोट घुंडई। यह बारीकोट घुंडई में एक विष्णु का पुराना, लगभग 1300 साल पुराना, लगभग 1300 वर्ष पुराना विष्णु मंदिर मिला है। विष्णु जी का मंदिर मिला है, लगभग 1300 साल पुराना। और यह पाकिस्तानी और इतालवी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्ववादी थे, उन्हीं के एक दल को यह मंदिर मिला है। यह एक हिंदू मंदिर है और 1300 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, यह भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर के अगल बगल हमें छावनी भी मिला है, पहरे देने के लिए मीनारें भी मिली है और पानी का कुंड भी मिला है। छावनी भी मिला है, मीनारें भी मिली हैं पहरा देने के लिए, और एक पानी का कुंड भी मिला है, जल कुंड मिला है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि स्वात घाटी जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहाँ नवंबर 2020 में
पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों या आर्कियोलॉजिस्ट के एक दल को 1300 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर मिला है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, और यह स्वात जिले के कौन से जगह पे, वारीकोट घुंडई जगह पे यह मंदिर मिला है। और इस विष्णु मंदिर के अगल बगल आसपास छावनी भी मिला है, सुरक्षा के लिए मीनारे जो बनाई गई थी वो भी मिला है, और जलकुंड भी मिला है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब अगला जो जगह है वह है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास एक होलोंगी जगह है। क्या नाम है? होलोंगी। होलोंगी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। और ईटानगर सीधे जान लीजिए, ईटानगर, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह अरुणाचल एपी में है। ठीक है, तो ईटानगर में एक के पास एक जगह है होलोंगी, वहाँ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसका निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा करने का निश्चय किया गया है। ठीक है, तो हमें यह छोटा सा ही टॉपिक है, यही याद रखना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के कौन से जगह पे स्थापित या विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो यह ईटानगर के पास एक जगह है जो लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है, होलोंगी। इसी जगह पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नौगढ़। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो है यह यूपी में है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो है यूपी में है। इस यूपी के रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? इसका नाम बदल के जो है सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह है कहाँ? यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में है। सिद्धार्थनगर जिले में ही है, यूपी का एक यह जिला है। इसी जिले में जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो यूपीपीसीएस से जुड़े या यूपी के एग्जाम से जुड़े लोगों के लिए यह पॉइंट या यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगला जो जगह है वो है आशुगंज। यह आशुगंज जो है, यह आशुगंज जो है यह बांग्लादेश में है। आशुगंज जो है यह बेसिकली बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की सरकार ने 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में जो पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन शहीदों के लिए स्मारक, ठीक है, बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यह कब? बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम जो 1971 में हुआ था। इस 1971 में हुए बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध लड़ते हुए जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं के लिए यह स्मारक आशुगंज में बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए यह आशुगंज जो है चर्चा में। भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो यह स्मारक बनाया जाएगा, यह आशुगंज जो जगह है यह बेसिकली वहाँ का एक जिला है, ब्राह्मणबरिया। ब्राह्मणबरिया जिला में है, बरिया जिला में है। ब्राह्मणबरिया जिला के आशुगंज में इस स्मारक को बनाया जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको याद रखना है। इस पे सवाल बन सकते हैं या शायद कहीं पूछे भी गए हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपको जरूर याद रखना है।
और ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जो अभी वर्तमान पिछले 6 महीने से चर्चा में थे, और इसमें से 1-2 जगह के बारे में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो इसीलिए हमने कुछ और जगह का कलेक्ट करके इसमें बता दिया, ताकि अगर दूसरा भी प्रश्न बनते हैं तो भी आपसे गलत ना हो। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।